स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। हमारे साथ आपके आज एक और फैकल्टी हैं, चंदन शर्मा सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ में। थैंक यू। चंदन शर्मा सर यहाँ पर आपको इंडियन एक्सप्रेस और हिस्ट्री पढ़ाते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की एनालिसिस करते हैं। काफ़ी सारे बैचेस अभी तक पढ़ा चुके हैं और काफ़ी बच्चों को पढ़ा चुके हैं। तो सर मेरा पहला सवाल जो आपसे है वो ये है कि बच्चे जो स्टडी IQ में जो स्टूडेंट होते हैं, जो UPSC के स्टूडेंट होते हैं, वो अक्सर हिंदू को, द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसे प्रेफर करते हैं। उसे एक वन स्टॉप सॉल्यूशन माना जाता है, UPSC में काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी है। तो यहाँ पर आपने इंडियन एक्सप्रेस क्यों चुना? सी वरुण, वैसे तो देखो न्यूज़पेपर कोई भी अच्छा या बुरा ऐसा तो नहीं होता, सभी न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट खबरें कवर कर देते हैं जी। अब हिंदू काफ़ी समय से एस्पिरेंट्स की चॉइस रहा है, तो इस वजह से एक तो इससे रिलेटेड सोर्सेज ऑलरेडी काफ़ी थे कि एनालिसिस का ये लोग इसका कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस बदलते हुए ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के जो सेक्शंस आते हैं UPSC एसेंशियल्स के नाम से, ये भी क्लियरली हमें बताता है कि इस न्यूज़पेपर का ऑब्जेक्टिव ये बनता जा रहा है कि मैं UPSC एस्पिरेंट्स जिनको एक क्वालिटी कंटेंट चाहिए करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए, वो प्रोवाइड किया जाए और एक मुद्दे की सारी डायमेंशंस को कवर किया जाए ताकि कैसा भी सवाल आ जाए मेंस के ऊपर खासकर, तो वो इस चीज़ को कैटर करता है। तो क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस एक इमर्जिंग न्यूज़पेपर है और इस पर एनालिसिस का कहीं ना कहीं एक लेक्यूना भी है, नॉट मेनी पीपल आर कवरिंग दिस न्यूज़पेपर विच इज़ इम्पॉर्टेंट दीज डेज। तो आई डिसाइडेड कि यहाँ पर जो एक गैप है एस्पिरेंट्स की, यहाँ पर एक नीड है, तो इस नीड को फुलफिल करने की ज़रूरत है, तो इसलिए इस सीरीज़ को स्टार्ट किया गया। बिल्कुल चंदन सर, क्योंकि इतने सालों का आपको एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, आप पहले भी पढ़ा रहे थे, अभी भी पढ़ा रहे हैं, तो ये इतने सालों में आपने क्या बदलाव देखे, टीचिंग एस्पेक्ट में आपने क्या बदलाव देखे हैं इसमें अभी तक? सी वरुण, अगर मैं अपनी बात करूं तो 2018 से बेसिकली मैंने टीच करना स्टार्ट किया था एंड अब 2023 चल रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि UPSC एग्ज़ाम अपने आप में इवॉल्व करता रहता है। हमेशा हम ये सुनने को मिलता है हमें कि इस बार UPSC ने ये कर दिया, उस बार, तो इट इज़ वेरी डायनामिक एग्जाम। करेक्ट। तो अकॉर्डिंगली वी एज फैकल्टी वी हैव टू मैच द पेस। तो उस पेस को मैच करने के लिए व्हाट हैज़ हैपेंड ओवर द इयर्स इज कि प्रीलिम्स थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है और मेंस इजी तो नहीं मैं कहूँगा, बट उसमें रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें आती हैं, बस आपको मुद्दे की डायमेंशंस पता होनी चाहिए। तो प्रीलिम्स एक आयरन गेट हमेशा से ही था, इसमें क्वेश्चंस और ज़्यादा टेढ़े आ रहे हैं और ये हमें दिखता भी है कि कट ऑफ किस तरीके से लगातार गिरती जा रही है और मेंस में हमें किस तरीके से एक एनालिसिस के डेप्थ में जाना चाहिए, वो बात है। तो प्रीलिम्स को लेकर थोड़ा सा UPSC डिफिकल्ट हो रहा है। मैंने ये ट्रेंड, एक कंसिस्टेंट ट्रेंड है, ये देखा है। लेकिन पढ़ाने का जो तरीका है, आपने बताया आप 2018 से पढ़ा रहे हैं, हमें जैसे पता है कि आप बहुत ही सालों से लगातार में पढ़ा रहे हैं, अभी करीबन 5-6 साल आपको हो चुके हैं। पढ़ाने के तरीके में कितना बदलाव आया और आप जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो उसमें क्या बदलाव है? इसमें वरुण ऐसा है कि जैसे जब मैं खुद भी अपनी स्टडीज़ करता था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन डेज, तो कंटेंट जनरली बड़ा मोनोटोनस हुआ करता था कि एक टेक्स्ट बुक है, उसमें जैसे बिपिन चंद्र एक हिस्ट्री की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, उसमें बातें बहुत ज़बरदस्त और पर्सपेक्टिव आपका बहुत सुंदर बनाएगी, लेकिन वो थोड़ा मोनोटोनस है। अक्सर मुझे ये दिक्कत महसूस होती थी कि किसी तरह से इसको सिंप्लीफाई किया जा सके, डीमिस्टिफाई किया जा सके, कुछ फ्लो चार्ट्स बना के, कुछ डायग्राम्स बनाकर। तो पढ़ाने के तरीके में ये डिफरेंस है कि जब मैं पढ़ता था तब बोर्ड पे पढ़ाई होती थी, अब स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं, PPTs आ गई हैं। ये आपने अगर मेरी सीरीज देखी हो और मेरे लेक्चर्स में, मैं इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ जिससे कि एस्पिरेंट किसी पर्टिकुलर मुद्दे को विजुअलाइज कर सके कि ये मुद्दा हुआ, इसने आगे 3 चीज़ें क्या क्रिएट की और फिर उससे क्या हो रहा है। तो ऐसे माइंड मैप्स ये बनना काफ़ी आसान होता है। एंड एज यू नो कि अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, तो हम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे को ऐसे सिंप्लीफाई कर पाते हैं।
तो मैंने ये अपनी टीचिंग में भी इसको ओवर द इयर्स इवॉल्व किया है, और ये अभी भी इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ स्टिल गोइंग ऑन, और चलता रहेगा. सो दिस इज़ व्हाट आई फील हियर. जी, ये प्रोसेस है, ये चलता ही रहेगा लगातार, और आप टीचिंग के जो बदलाव हैं वो लगातार समय के साथ आते ही रहेंगे, और हमारी जो फैकल्टीज़ हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, वो उसके बदलाव के अकॉर्डिंग खुद को भी ढालेंगे. तो बिल्कुल. ये चीज़ें चलती रहेंगी. मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ, और हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो आपको रोज़ सुबह देखते हैं, आपके इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस देखते हैं, आपके हिस्ट्री के लेक्चर्स देखते हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं कि उनके फैकल्टी की, चंदन शर्मा सर की यूपीएससी की जर्नी कैसी थी. तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए. वेल वरुण, जैसा कि आपको पता और एस्पिरेंट्स भी समझते हैं, यूपीएससी की जर्नी एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होती. पूरा इमोशनल ड्रामा भी होता है, अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं, हम मोटिवेटेड महसूस करते हैं, डिप भी कई बार हमारा आता है. तो मेरी जर्नी भी कुछ ऐसी ही थी. अगर मैं रिकॉल करूं तो कॉलेज के समय पर ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, ये मेरे मन में आ गया था कि यूपीएससी की तरफ मुझे अपना एक जोर लगाना है. बिल्कुल. कई कारण थे इसके पीछे. एक तो सी माय फादर इज आल्सो इनटू इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज. तो घर पे भी कुछ वैसा माहौल था, सरकारी माहौल था. तो उसमें पिताजी की तो इच्छा थी कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो भी कोर ब्रांच है, तो आप इंजीनियरिंग की तरफ आगे बढ़िए, अच्छा करियर बन सकता है. लेकिन कहीं ना कहीं मेरा रुझान ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा था. इंजीनियरिंग से थोड़ी डिसएंचेंटमेंट थी. सेकेंडली, कॉलेज में एक बड़ा ही विचित्र सा इंसिडेंट हुआ दैट हमारा किसी के ऊपर एक क्रश आ गया था, जिसे आप कह सकते हैं. तो उनके पिताजी एक बहुत ही उच्च पद अधिकारी थे. अच्छा. ही वाज अ ब्यूरोक्रेट, राइट. तो कहीं ना कहीं वो क्रश ही रहा, बट उस चीज़ ने भी कहीं ना कहीं मुझे पुश दिया कि यार अगर कुछ करना है तो इस तरह की कोई चीज़ करो. कि एक अलग मोटिवेशन भी आपको हाँ, वो मोटिवेशन मिली, राइट. वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन आई कि कुछ अपने आप को इस तरीके का बनाओ कि अगर हम अप्रोच करें तो सब कुछ सही रहे. जी. तो ये इस तरह की आपकी पूरी जर्नी रही है. और इसमें अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा चंदन सर कि क्योंकि अब आप लोगों के इतने लेक्चर्स होते हैं, मैं देखता हूँ लगातार आप लोग क्लासेस ले रहे हैं, सुबह से स्टडी आईक्यू में, हेडक्वार्टर्स में स्टडी आईक्यू के आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपने लेक्चर्स बना रहे हैं, उसका पीपीटीज बनाते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, इतनी सारी. खुद को बैलेंस आउट रखने के लिए आप लोग क्या करते हैं? आप क्या करते हैं खुद को बैलेंस आउट रखने के लिए? जी वरुण, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब क्लासेस बैक टू बैक होती हैं तो एज एस्पिरेंट भी हम स्ट्रेस में आ जाते हैं. तो पढ़ाते वक्त अब हमारे ऊपर सिर्फ एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं, पढ़ते वक्त तो हम खुद के रिस्पॉन्सिबल हैं, एक ही व्यक्ति है. पढ़ाते समय बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनकी जिम्मेदारी हम पर है, तो स्ट्रेस आता है. लेकिन उसको मैनेज करने के हैं तरीके. एक हमारे स्टडी आईक्यू में भी प्रॉपर मैकेनिज्म्स हैं, हम आपस में बात करते हैं, जिससे कि फैकल्टी मेंबर्स की भी मेंटल हेल्थ काफ़ी होती है. बिल्कुल, ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है. सेकेंडली, पर्सनल लेवल पे मुझे फोटोग्राफी का शौक रहा है. ये कॉलेज से मुझे ये शौक था. तो जब भी कभी स्ट्रेस होता है, कुछ होता है, तो मैं फोटोग्राफी, मेरे पास अभी भी DSLR है कैनन का, तो कहीं भी निकल जाता हूँ एंड आई स्पेंड सम टाइम. पिक्चर्स क्लिक करने में मुझे मज़ा आता है. तो उस चीज़ से क्या होता है कि मैं उसमें जब इनग्रोस होता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ. तो वो पूरा टेंशन एकदम हट जाता है. आई फ्रेशन अप माई सेल्फ और फिर दोबारा एक नए सिरे से क्लासेस लेने के लिए तैयार हो जाता हूँ. चंदन सर, आपने जैसा बताया कि आप इंजीनियरिंग आपने की है, आप इंजीनियर थे, इसके बाद अब आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और ऑप्शनल में आपका सोशियोलॉजी भी है. जी. तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इसे सब्जेक्ट्स का लव ट्राइंगल कह सकते हैं हम. तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपका, ये इसके बारे में कुछ बताइए कैसे? एज यू नो कि इंजीनियरिंग, घर पे भी इंजीनियरिंग का माहौल था, तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट होना ही था कि 11th में PCM लग गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स. उसके बाद पूरा जोर लगाना है, तो थापर यूनिवर्सिटी से बेसिकली मेरी इंजीनियरिंग हुई. अब इंजीनियरिंग करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मन में कुछ कमी महसूस होती थी कि ये शायद वो चीज़ नहीं है जिसके लिए मैं बना हूँ, कुछ और है. तो ह्यूमैनिटीज़ की तरफ ध्यान जाना शुरू हुआ. और स्कूल टाइम पे इवन इन माय बोर्ड एग्जाम्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड, मतलब 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले बच्चे हम रहे हैं मैथ्स एंड ये सोशल स्टडीज़ में भी. इट वाज क्वाइट अ गुड स्कोर. बिल्कुल. तो वहाँ से एक्चुअली कनेक्ट रियलाइज़ हुआ मुझे. कॉलेज में जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली मेरा जो इंटरेस्ट है वो ह्यूमैनिटीज़ में एंड पर्टिकुलरली सोशल साइंसेज में है. उसके बाद जब मेरी कोचिंग स्टार्ट हुई तो मेरा पहला सब्जेक्ट जो शुरू हुआ था वो हिस्ट्री का था. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई टीचर, राइट. आज भी मैं उनके साथ इन टच हूँ, कॉन्टैक्ट में हूँ. तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे हिस्ट्री पढ़ाई, वहाँ पे हिस्ट्री से उन्होंने मुझे प्यार करवा दिया. ठीक है, वो क्रश था, वो प्यार बन गया. करेक्ट.
उसके बाद जब ऑप्शनल चूज करने की बारी आई थी तब मेरे मन में ये था कहीं ना कहीं कि पहली अटेम्प्ट में निकालना है, हम सभी के मन में होता है, सबके मन में होता है। और हिस्ट्री का उस समय थोड़ा लैक ऑफ गाइडेंस कह लीजिए या कहीं ना कहीं कह लीजिए कि एक जल्दबाजी थी मन में कि जल्दी जल्दी मैं ऑप्शनल करके बस पहली अटेम्प्ट में किसी तरह क्लियर करूं पेपर। एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैंने थोड़ा कंपेयर किया तो हिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अनदर ऑप्शन लाइक सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी सिलेबस कंसाइज था। उसके बाद जिस इंस्टीट्यूट में मैं अपनी कोचिंग ले रहा था उनके ओनर खुद सोशियोलॉजी सब्जेक्ट टीच करते थे, तो कहीं ना कहीं वो पर्सनल अटेंशन भी मुझे मिल जाती थी। तो इन फैक्टर्स की वजह से मैं सोशियोलॉजी की तरफ आ गया। सब्जेक्ट ये भी बड़ा अच्छा है, राइट, बट क्योंकि असली प्रेम हिस्ट्री के साथ ही था तो मेरे पूरी जर्नी में मैंने 2 मेंस लिखे हैं 20 और 22 का, तो उसमें भी जो दुखती रग एक तरीके से बनी है वो यही ऑप्शनल की वजह से बनी है, जो अब मुझे मैं रियलाइज़ करता हूँ। अगर रेट्रोस्पेक्ट में देखूँ तो मुझे लगता है कि शायद अगर मैं हिस्ट्री लेता इस सब्जेक्ट के प्रति प्रेम की वजह से और इस सब्जेक्ट में जो मेरी इंटरेस्ट और रुचि है उसकी वजह से शायद वो बल्कि होने के बावजूद भी मैं उसको हैंडल कर पाता। तो ये मैंने सीखा। एंड इंजीनियरिंग, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री, ये ट्रायंगल यहाँ पे ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल चलता रहे और बखूबी अच्छे से चलता रहे। यहाँ पे आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको रोज़ इसी तरह पढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए सर। और स्टडी IQ की बहुत सी लाइव क्लासेस, लाइव बैचेस अवेलेबल हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, जाके उन्हें चेक करिए। और अगले आपके फैकल्टीज़ हम आपके लिए लेकर ऐसे ही आते रहेंगे। तब तक लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।